चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? हाँ बेटा पिंटू, तबीयत ठीक है। डेंगू हो गया था मुझे, मैं भी घर ही आ गया हूँ इसीलिए। ठीक है, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत चल रहा था। चलो, तो मेरे ख्याल से जो है आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो हम लोग जो है आपका एग्जैक्ट एनालिसिस करने जा रहे थे। ठीक है, कि आपका जो है जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर का एग्जैक्ट स्टडी स्टेट एनालिसिस करने जा रहे थे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ जिससे कि आप चीजें कनेक्ट कर सके। आप देखेंगे कि यहां पर आती है। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास एग्जैक्ट मॉडल था और ये जो मॉडल हमने डिस्कस किया था ये आपका IEEE आपका अप्रूव्ड मॉडल होता था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, चूंकि कोर लॉस जो होते थे हमारे इंडक्शन मोटर में वो आपके कैसे लॉस होते थे, कांस्टेंट लॉस होते थे। ठीक है, और अगर कांस्टेंट लॉस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आपका बाद में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हमारी जो है कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं आता था। तो जब भी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जामिनेशन में कोर लॉस नहीं देगा, जब भी एग्जैक्ट एनालिसिस लॉसेस दे देगा, मतलब मैकेनिकल लॉस के साथ उसको इंक्लूड करके दे देगा। और अगर कोर लॉस नहीं दे रहा है तो हम अपने सर्किट में कोर लॉस जो आपका RW होता था उसको एलिमिनेट करते हैं और इस मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने जो है इफिशियंसी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, दूसरा हम लोग परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के टॉर्क। जब हम स्टेटर के पैरामीटर को कंसीडर कर रहे हैं तो मेरी जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें फुल लोड टॉर्क का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या होता है और स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टार्टिंग या फिर स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है और किस टाइप के स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं। मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग मेथड ऑफ द इंडक्शन मोटर, जो कि कल से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अभी जो है दीपावली की छुट्टी रहेगी, तो जब दीपावली की छुट्टी रहेगी तो मैं आपका दीपावली तक इसको कंप्लीट कर दूंगा घर में रहकर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब जहां पर मैं टॉर्क की एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं, तो जो प्रोसीजर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करते समय आपका कंसीडर किया था, अप्रोक्सीमेट में हम स्टेटर के पैरामीटर निगलेक्ट करके चल रहे थे, इसलिए केवल रोटर का सर्किट हम लोगों ने ड्रॉ किया था। और आपकी जो टॉर्क की इक्वेशन होती थी, टॉर्क मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से होता है। अगर मैं उसका बेसिक फार्मूले की बात करूं तो दैट इज रोटर इनपुट पावर डिवाइडेड बाय क्या होता था, ओमेगा एस। ठीक है, रोटर इनपुट पावर का फार्मूला क्या होता था, I2 स्क्वायर इंटू R2/S। R2/S रजिस्टर जो भी पावर कंज्यूम करता था दैट रोटर इनपुट पावर, इसको हम ओमेगा से डिवाइड कर देते थे तो ये आ जाता। थ्री फेज का हम लोग बात कर रहे थे, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा शॉर्ट से तो 180 हो जाएगा। ये हमारी जो बेसिक टॉर्क की इक्वेशन होती है अप्रोक्सीमेट होती है, दैट इज द अप्रोक्सीमेट बेसिक टॉर्क इक्वेशन। क्योंकि जब हम लोग जो है स्टेटर को भी कंसीडर करेंगे तो एनालिसिस करने के लिए रोटर के पैरामीटर को स्टेटर में ले आएंगे, तब हमारा जो है R2 S की जगह R2 डैश बाई S हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा I2 डैश। तो वो दैट इज द एग्जैक्ट हमारी बेसिक टॉर्क इक्वेशन होगी। ये अप्रोक्सीमेट थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सर्किट बनाया था और यहां से करंट को कैलकुलेट किया था सर्किट की हेल्प से, और करंट को कैलकुलेट करने के बाद इस करंट को यहां पर रख दिया था तो मेरी टॉर्क की इक्वेशन आ गई थी। लेकिन ये जो टॉर्क की इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन थी, अप्रोक्सीमेट टॉर्क की इक्वेशन थी। ठीक है, अब हम लोग एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन के बारे में बात करें। एग्जैक्ट मॉडल में आप देखेंगे कि जो रोटर के पैरामीटर है, स्टेटर के साथ साथ रोटर के पैरामीटर हैं, तो रोटर के पैरामीटर को मैंने कहां पर आपका ट्रांसफर कर दिया है, स्टेटर में ट्रांसफर कर दिया। तो बेटा R2/S जो रजिस्टर था, जो कि आप स्टेटर में ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, R2-S। R2-S का रजिस्टर जितनी पावर कंज्यूम करेगा वही मेरी रोटर इनपुट पावर होने वाली है। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट में बात करूं तो आपका फार्मूला तो यही रहेगा। यहां पर हमने बात किया कि R2-S रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, दैट इज करंट था I2 तो I2 स्क्वायर इंटू R2/S। और थ्री फेज के बारे में बात करें तो 3 से गुणा कर दिया। ये आपकी जो है एग्जैक्ट बेसिक टॉर्क इक्वेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया था, आपका सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था। यहां पर मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है जब हम लोगों ने क्या किया था, एग्जैक्ट मॉडल ड्रॉ कर रखा था। एग्जैक्ट मॉडल में स्टेटर के पैरामीटर कंसीडर कर रखे थे। अब आपने देखा होगा कि यहां पर आपको, अगर आपको बेसिक टॉर्क इक्वेशन की जरूरत है, अगर आप इस टॉर्क इक्वेशन को एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, एग्जैक्ट बेसिक टॉर्क इक्वेशन चाहते हैं, तो आपको I2 डैश निकालना पड़ेगा।
किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? I2 डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और आप देखेंगे कि आप जो है ये एक सिंपल सा नेटवर्क है और सिंपल से नेटवर्क में आपको I2 डैश की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए, आपने पढ़ा था कि जब भी मेरा लोड का पैरामीटर बदलेगा, लोड का रजिस्टर अगर वेरिएबल होगा, बाकी पैरामीटर नहीं बदल रहे, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस सर्किट का हम लोग क्या कर लेते हैं, थेवेनिन मॉडल बना लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे जो है एक बार मोटर डिजाइन हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें लोड को चेंज करेंगे। जब लोड चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगी रोटर की, और स्पीड चेंज होगी तो स्लिप चेंज होगी। जब स्लिप चेंज होगी तो ये वाला रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर होगा, ठीक है। और ये वाला केवल ये वाला रजिस्टर आपका चेंज होगा। मतलब जैसे जैसे मैं अपनी जो है मोटर में लोड को चेंज करूंगा उसकी स्लिप चेंज हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट स्लिप पे आपको कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है उसको निकालना है। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही लोड को चेंज करेंगे तो स्लिप चेंज होगी, स्लिप चेंज होगी तो ये R2 डैश बाई एस ये वाला रजिस्टर आपका चेंज हो रहा है। बाकी सारी चीजें तो हमेशा कांस्टेंट है। तो एक तो तरीका है कि भाई जो है डिफरेंट डिफरेंट स्लिप को यहाँ पर रखते जाओ, इस रजिस्टर को कैलकुलेट करो, यहाँ करंट है, यहाँ पर जो है टोटल करंट निकालो, टोटल करंट निकाल के करंट डिवीजन लगा R2 डैश निकालो। बार बार ये प्रोसीजर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि अगर आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करना चाहते हैं, आपको I2 डैश निकालना है। जैसे जैसे आप लोड को बदलेंगे आपका स्लिप बदलेगा, ये रजिस्टर बदलेगा, बाकी आपके पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करें, आप अपने दैट इज नथिंग बट इस वेरिएबल लोड के क्रॉस, वेरिएबल लोड के क्रॉस जो मेरा सर्किट है, सर्किट का कौन सा मॉडल बना लीजिए, थेवेनिन मॉडल बना लीजिए। उससे मेरे कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि R2 डैश जो है उसकी वैल्यू, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था R2 डैश की वैल्यू इतनी थी, स्लिप की वैल्यू इतनी है तो R2 डैश है। जब मैं स्लिप को चेंज करूंगा तो फिर से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक तो तरीका है कि आपको हर बार इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब भी आपका लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, बाकी सर्किट के पैरामीटर कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो हम इस वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस ये जो सर्किट होता है इसका थेवेनिन मॉडल बना के अपने करंट को कैलकुलेट कर लेते हो। तो यहाँ पर हम लोग थेवेनिन मॉडल बनाने जा रहे हैं जिससे कि हमारे जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि मुझे I2 डैश, अगर मुझे एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन चाहिए तो मुझे I2 डैश का रिक्वायरमेंट है। किसका रिक्वायरमेंट है, I2 डैश। इस I2 डैश को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, थेवेनिन मॉडल बनाने वाला हूं, ठीक है। अब थेवेनिन मॉडल के लिए पहला था कि जो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग टारगेट, उसके वेरिएबल जो मेरा पैरामीटर होता है लोड का, दैट इज नथिंग बट द जो हमारा R2 डैश, जैसे जैसे मैं लोड को चेंज करूंगा तो R2 डैश बाई एस ये वाली ब्रांच मेरी क्या होगी, इसका इंपीडेंस चेंज होगा, ठीक है। इंपीडेंस इज नथिंग बट रोटर का इंपीडेंस क्या होगा, चेंज होगा। रोटर का इंपीडेंस चेंज होगा तो इस ब्रांच के इंपीडेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, लोड इंपीडेंस। और बेटा इस ब्रांच के टर्मिनल, ये जो ब्रांच जिस टर्मिनल के क्रॉस लगी उसको मान लेते हैं टारगेट टर्मिनल। रिमूव द ब्रांच, और टारगेट टर्मिनल के क्रॉस जो मेरे पास लोड ब्रांच है इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम क्या करते हैं, अपने गिवन सर्किट का थेवेनिन मॉडल बनाते हैं, मतलब VTH और RTH है। तो VTH और RTH निकालने के लिए VTH और ZTH, ठीक है, इंपीडेंस होगा। रिमूव द ब्रांच R2 डैश बाई एस प्लस JX2, ये ब्रांच आपकी वेरिएबल ब्रांच है, ये वाली, इसको आपने रिमूव कर दिया। और बेटा इस ब्रांच के क्रॉस ये जो टर्मिनल है इनको आपने क्या मान लिया, AB मान लिया, टारगेट टर्मिनल A और B मान लिया, और कंसीडर कर लिया वोल्टेज अक्रॉस A एंड B दैट इज VTH। और जो इंपीडेंस कंसीडर करेंगे वो क्या कंसीडर करेंगे, ZTH। तो बेटा अपने टारगेट टर्मिनल के क्रॉस इस पूरे के पूरे सर्किट का मैं थेवेनिन मॉडल बनाने जा रहा हूं। यहां तक बात हो गई थी। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, VTH और ZTH। और जैसे ही VTH ZTH आएगा तो इस पूरे इस टारगेट टर्मिनल के क्रॉस में पूरे पूरे सर्किट को दैट इज VTH और ZTH से रिप्लेस कर दूंगा। VTH क्या है, थेवेनिन वोल्टेज, ZTH क्या है, थेवेनिन इंपीडेंस। थेवेनिन इंपीडेंस में दो पार्ट होते हैं, रजिस्टिव पार्ट और आपका इंडक्टिव पार्ट। रजिस्टिव पार्ट को हम लोग बोलेंगे, थेवेनिन इंपीडेंस का जो रजिस्टिव पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड R थेवेनिन, और बेटा जो रिएक्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड X थेवेनिन विल बी देयर। इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर, मेरे नोटेशन थोड़े से अलग रहेंगे लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में करवाऊंगा समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं VTH, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द VTH। चलो थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मैं सर्किट बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ दिस इज R1, दिस इज JX1। और बेटा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में हमें केवल VTH का मैग्नीट्यूड चाहिए, ZTH का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें जो है एंगल से मतलब नहीं है। क्योंकि कैलकुलेशन जब हम करेंगे ना
यहाँ पर देखिए हमें करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पर जो है टॉर्क के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आई कैन बी इंटरेस्टेड ऑन द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। चलिए, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज योर, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज ए हो गया, ये टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट द, ये आपका एक्साइटेशन है, वी वोल्टेज से सप्लाई किया, पर फेज मॉडल बना है, तो ये आपका V1 फेज है, V1 फेज वोल्टेज, दिस इज R1 JX1, दिस इज JX1, ठीक है। नाउ दिस इज द JX1, नाउ दिस वोल्टेज इज नथिंग बट द VTH, इस वोल्टेज को आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पर जो करंट है दैट इज करंट इज नथिंग बट द I1, दिस करंट इज नथिंग बट द I1, ठीक है। चलो ये करंट आपका I1, अब आप देखिए जो करंट है ये तो ओपन हो गई, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, तो ये बेटा मैं इस इंपीडेंस को कैलकुलेशन करने के लिए इस इंपीडेंस को Z1 मान लेता हूं, इस इंपीडेंस को कुछ Z1 मान लेता हूं, और इस इंपीडेंस को मैं Z2 मान लेता हूं, ठीक है, लिखने के लिए मान रहा हूं बस, वैसे तो कैलकुलेट आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आप देखेंगे Z2 इंपीडेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही मेरा थेवेनिन वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि थेवेनिन वोल्टेज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस दिस Z2 इंपीडेंस, ठीक है। अब आप देखेंगे आप दोनों Z1 Z2 इंपीडेंस से सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में और Z2 इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया तो आपने VTH निकाल लिया। उसके लिए आप वोल्टेज डिवीजन थ्योरम यूज कर सकते हैं, जिस भी इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका इंपीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस एंड दैट whole can be multiplied by the total voltage connected to this series combination। तो यहां से आप थेवेनिन वोल्टेज निकाल सकते हैं, थेवेनिन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को निकालने जा रहा हूं। नाउ दिस इज VTH, VTH थेवेनिन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द Z2 डिवाइडेड बाई, हाँ, जिस भी इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका इंपीडेंस divided by total impedance and this whole can be multiplied by the total voltage connected to this। इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है V1, V1 यहाँ पर आपका फेज वोल्टेज, और मैग्नीट्यूड ही मैं निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड विल बी देयर, नाउ दिस इज V1 इंटू कितना हो जाएगा Z2, या फिर यू कैन बी टेक इट हियर, जिस भी इंपीडेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसका इंपीडेंस डिवाइडेड बाई टोटल इंपीडेंस Z1 plus Z2 and this whole can be multiplied by the total voltage connected to this series combination, that is the V1, ठीक है। चलो यहां पर मैं मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने बार लिखा है और यहां भी मैंने आपका बार नहीं लगा, तो मैग्नीट्यूड लिखा है। V1 आपका सप्लाई वोल्टेज होगा, जो एक्साइटेशन वोल्टेज है, और एक्साइटेशन वोल्टेज की फेज वैल्यू आपको रखनी है, हमेशा लाइन वोल्टेज दिया जाएगा, 3 फेज मशीन है। यहां पर मैंने बार इसलिए लगाया क्योंकि अब ये कट जाएगा और केवल मैग्नीट्यूड ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज, कोई बोल सकता है कि सर यहाँ भी आप मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख के भी अंडर रूट करके लगाना पड़ेगा, लेकिन अंडर रूट से पहले ही वो कट जाएगा, ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर आ जाइए, नाउ दिस इज नथिंग बट, सारी वैल्यू रख देता हूं। चलो Z2 क्या है बेटा, Z2 इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटाइजिंग इंपीडेंस, कितना है बेटा JXN, Z2 वैल्यू कितनी है JXN, Z1 क्या है बेटा, इन दोनों का R1 और JX1 का सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज R1 प्लस JX1, और बेटा Z2 की वैल्यू कितनी है JXM, नाउ दिस इज नथिंग बट द V1, ठीक है। नाउ दिस इज VTH, VTH दैट इज नथिंग बट द, अच्छा यहां पर जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज JXM होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस JXM प्लस X1 इंटू दिस इज V1, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखिए पीछे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था एग्जैक्ट एनालिसिस का, वहां पर मैंने आपको वैल्यू दी थी, ध्यान से देखिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था और इस न्यूमेरिकल में कुछ डाटा दिया थे, डाटा आपके बहुत काम का है जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया हुआ, ठीक है।
क्योंकि इसी न्यूमेरिकल को मैं भी घसीटूंगा आगे तक, और इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, ये जो मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया था, इस न्यूमेरिकल में आपको कुछ वैल्यू दी थी। मैंने x1 की वैल्यू आपको दी थी, r1 की वैल्यू दी थी और xm की वैल्यू दी थी। आप देखिए जरा, आपको जो नीचे दिया हुआ उसमें r1 प्लस जे x1 प्लस xm लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूंगा x1 प्लस एक्सएम, x1 प्लस एक्सएम, अगर इसका सम निकालेंगे तो 28 या फिर 29 के आसपास आएगा, और ये r1 की वैल्यू है। तो जो x1 और xm का जो सम है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू r1। 29 आ रहा है, और ये कितना 0.1 है। जब आप गुणा करेंगे तो लगभग 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 का जो है दैट इज 2000 से गुणा करेंगे तब बराबर आएगा। तो दैट इज दिस सम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दिस वन। प्रैक्टिकली आपको मैंने चीजें बताई हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मशीन में क्योंकि जो R1 की वैल्यू मैंने आपको दी थी, R1 की वैल्यू दी थी, दिस इज नथिंग बट द 0.15। X1 आपको जो मैंने दिया था, दिस इज नथिंग बट द 0.45, और XM जो मैंने आपको दिया था वो 28.5 था। तो अगर आप निकालेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे, ये आ जाएगा 28.95, और ये आपका R1 है। जरा देख लीजिए 2000 गुणे के आसपास है। यहां से आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू मैंने आपको दी थी प्रीवियस न्यूमेरिकल में, ये मैंने आपके पास लिख रखा है, डाटा आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि काफी दिन हो गई क्लास के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया। चूंकि जो R1 होता है दिस इज ए वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू XM प्लस XM, X1 प्लस XM। दिस अप्रोक्सीमेशन यू कैन बी इजीली यू कैन बी यूज इन द न्यूमेरिकल, ये आपको हमेशा दिया होगा। और भी देखेंगे अगर ये अप्रोक्सीमेशन आपका ये होगा तो आप लिख सकते हैं, इसलिए कहीं भी आपको जरूरत पड़े, दिस इज नथिंग बट द, ये वैल्यू आपकी काफी ज्यादा होगी, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी कंपेयर, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का सम, ये वैल्यू आपकी काफी ज्यादा और ये वैल्यू आपकी काफी कम है, तो सम करने पे इतना ही आएगा, सम करने पे इतना ही आएगा। तो यू कैन बी टेक इट हियर, VTH is nothing but the JXM divided by JX1 plus XM। मैंने केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, देखो J से J कट जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड बचेगा V1। और बेटा यहां से आप देखेंगे J से J क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएगा। तो VTH, जब भी मुझे VTH की जरूरत पड़ेगी, जब भी स्टेटर के पैरामीटर आप कंसीडर करेंगे तो आपको VTH निकालना पड़ेगा, और VTH की वैल्यू आ रही है दैट इज V1 XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। अब ये पैरामीटर आपको कई बार यूज करना पड़ेगा, इसको कुछ अल्फा मान लेते हैं, क्योंकि बाकी के पे तो मान चुके हैं, के भी मान चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ए भी मान चुके हैं, तो एक नया वेरिएबल मान लेते हैं दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा एंगल नहीं है, अल्फा इज नॉट एंगल, इसको मैं अल्फा मान रहा हूं। तो VTH की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, VTH की जब भी जरूरत पड़ेगी तो V1 इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट द, वेयर alpha is nothing but the xm divided by x1 plus xm। this is the value of alpha। जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में, जब स्टेटर के पैरामीटर नहीं होंगे तो आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ केवल और केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, देखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। तो VTH आपके पास कैलकुलेट हो क्या आएगा, V1 इंटू अल्फा, ठीक है। और V1 क्या है, दिस इज द एक्साइटेशन वोल्टेज, एक्साइटेशन वोल्टेज की फेज वैल्यू है, फेज वोल्टेज है, दिस इज नथिंग बट द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। और सप्लाई वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है, फेज, फेज वैल्यू लिख दी है बेटा मैंने, ठीक है। चलो, तो VTH कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग जो है क्या निकालने वाले, ZTH निकालने वाले, ZTH। एक बार आपने जो है थेवेनिन इंपीडेंस अगर निकाल लिया तो RTH और XTH आ जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको जब जो टॉर्क वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी गो हियर, नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ, यहां पर क्या डाला था हम लोगों ने, हाँ कैलकुलेशन ऑफ ZTH डाल।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ जेड टी एच। कैलकुलेशन ऑफ जेड टी एच। और जेड टी एच अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो आपका क्या क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आर टी एच प्लस एक्स टी एच। कैलकुलेशन ऑफ जेड टी एच। और जेड टी एच अगर कैलकुलेट हो गया मींस कैलकुलेशन ऑफ आर टी एच एंड एक्स टी एच। इनका फार्मूला क्या होता है? लोग पहले ही यहीं से एनालिस करते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आइए देखिए। जब भी हम जेड टी एच निकालते हैं तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जितने भी एक्टिव सोर्स होंगे सर्किट में वो क्या होने चाहिए बेटा। ये आपके पास मॉडल था और आपको ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है, इक्विवेलेंट इंपीडेंस। और जब भी इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालते हो सर्किट में जितने भी एक्टिव सोर्स होते हैं, एक्टिव सोर्स में वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स होगा ओपन। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज तुम लगा रखे हो तो वोल्टेज सोर्स तुम्हारे पास, तो इसको मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा जेड टी एच निकालने से पहले। ठीक है, तो लिख रहा हूं नाउ आई कैन बी कैलकुलेशन ऑफ द जेड टी एच। क्योंकि जब भी हम लोग जो है लोड वोड को चेंज कर रहे हैं तो ये पैरामीटर बदल नहीं रहे हैं, इसलिए मैं थेवेनिन मॉडल बना लेता हूं। और ये चीज आपको जो है नेटवर्क में सर ने पढ़ाई थी कि जब भी आपका लोड इंपीडेंस केवल वेरिएबल और बाकी के कोई चीजें ना बदले तो थेवेनिन मॉडल या फिर नॉर्टन मॉडल बनाना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज आर वन, दिस इज जे एक्स वन, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी। और इन टर्मिनल के क्रॉस हम लोग निकालने वाले हैं जेड टी एच। जेड टी एच इज नथिंग बट द आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच। नाउ दिस इज नथिंग बट द, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज आर वन जे एक्स वन, दिस इज जे एक्स। तो पहले सबसे पहले हम एक्टिव सोर्स को एक्टिव सोर्स के तौर पे वोल्टेज सोर्स से शॉर्ट करेंगे। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। चलो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं भाई। एक्साइटेशन को आपने शॉर्ट कर दिया। जेड टी एच, this is JXM, this is JX1, this is R1. Now this is nothing but the short circuited. ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन के लिए Z1 मान रखा था, इसको Z1 मान रखा था और इसको Z2 मान रखा था लिखने के लिए, जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे नाउ दिस इज नथिंग बट द, अगर आप इंपीडेंस निकालेंगे थेवेनिन इंपीडेंस, ZTH is nothing but the parallel combination of Z1 plus Z2, Z1 plus Z2, Z1 plus Z2। यहां भी मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है, RTH और JXTH के। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द ZTH इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z1 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस JX1 पैरेलल विद JX1। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द ZTH, Z1 Z2, Z1 Z2
डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां से आपका थेवेनिन इंपीडेंस आ जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द JXM R1 प्लस JX1 होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस JX1 प्लस XM। अब भाई ये देखो, ये दोनों लगभग ये बराबर होते हैं, इनमें हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये मेरा 0.15 था और ये मेरा 0.45 था, लेकिन यहां पर देखो मैंने अभी एक अप्रोक्सीमेशन तुमको लिखाया था, चूंकि R1 इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू X1 प्लस XM, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ZTH इज नथिंग बट इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTH प्लस इसका रियल पार्ट को हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलेंगे और इमेजिनरी पार्ट को थेवेनिन रिएक्टेंस, और ये कैलकुलेट होने पे आपके पास आएगा JXM, दिस इज R1 प्लस JX1 होल डिवाइडेड बाई दिस इज J। यहां पर अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, ये वैल्यू आपकी जो है सम हो जाएगा JX1 प्लस XM के बराबर, और बेटा ये वैल्यू कट जाएगी, और ये वैल्यू कटने के बाद इसको अंदर ले जाते हैं। ZTH is nothing but equal to RTH plus JXTH। Now this is nothing but the, इसको बेटा मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रियल पार्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा। दिस इज R1 ब्रैकेट में आ जाएगा XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, प्लस प्लस J, this is nothing but the X1 XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। और बेटा ये वैल्यू अभी अभी तुमने अल्फा मान रखी थी, रियल और इमेजिनरी इसको तुमने अल्फा मान रखा था, इस वैल्यू को अभी अभी तुमने अल्फा बोला था। तो यहां से आपका जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रिएक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज R1 इंटू अल्फा प्लस JX1 इंटू अल्फा। कंपेयर कर देंगे बाई कंपेयरिंग जो अल्फा होगा, अल्फा इज नथिंग बट द XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। सबसे पहले क्वेश्चन में अल्फा ही कैलकुलेट किया जाएगा, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले अल्फा ही कैलकुलेट करूंगा। नाउ दिस इज द वैल्यू, this is the value of RTH and XTH। this is the value of RTH and XTH। अब देखिए आपका जो है दैट इज थेवेनिन वोल्टेज आ गया, थेवेनिन इंपीडेंस आ गया। अब मैं अपने पूरे सर्किट को क्या कर सकता हूँ, थेवेनिन मॉडल से VTH और RTH प्लस JXTH से रिप्लेस कर सकता हूँ, और एक बार आपके पास ये कैलकुलेट करने के बाद I2 डैश आ जाएगा, I2 डैश के बाद मेरी एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी, एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो तो मैंने ख्याल यहां तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूं, I2 डैश निकालना था तो मैं अपने सर्किट को रिड्यूस करने जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने VTH और ZTH निकाल लिया, और VTH और ZTH निकालने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे के पूरे सर्किट को टारगेट टर्मिनल A और B के क्रॉस इस पूरे पूरे सर्किट को VTH और ZTH का मतलब RTH प्लस JXTH से रिप्लेस करने वाला हूं। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, यहां पर आ जाइए।
नो दिस इज नथिंग बट द, हाँ, स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द Thevenin equivalent circuit. Draw the Thevenin Thevenin's equivalent circuit and draw the Thevenin equivalent circuit across the target terminal and target terminal A and B and connect the variable impedance branch, जिस ब्रांच का impedance है, and connect the branch जिसका impedance variable था. Impedance variable क्या था? R2 dash by S plus JX2 dash, and connect the branch between target terminal A and B and calculate I2 dash. और अब उसके बाद आप I2 dash कैलकुलेट कर सकते हैं और काम हो जाएगा. चलो, तो मैं टारगेट टर्मिनल ए और बी के क्रॉस पूरे के पूरे जो सर्किट था उसका थेवेनिन मॉडल बना रहे. थेवेनिन मॉडल में थेवेनिन वोल्टेज होगा जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं. थेवेनिन वोल्टेज VTH जिसकी वैल्यू होती है V1 इंटू अल्फा. और थेवेनिन इंपीडेंस में क्या होगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ए थेवेनिन रिएक्टेंस. दिस इज RTH प्लस जेक्स XTH. ठीक है, जब जरूरत होगी तो RTH की वैल्यू कितनी होगी? R1 इंटू अल्फा, और XTH की वैल्यू कितनी होगी? X1 इंटू अल्फा. और ये आपका क्या है? थेवेनिन इंपीडेंस. दिस इज नथिंग बट द थेवेनिन इंपीडेंस. आपने अपने पूरे सर्किट को टारगेट टर्मिनल ए और बी के क्रॉस दैट इज VTH और ZTH से रिप्लेस कर दिया. अब उसके बाद आपने वेरिएबल ब्रांच का इंपीडेंस लगा दिया, जिस ब्रांच का इंपीडेंस वेरिएबल था. और इंपीडेंस क्या था? दिस इज R2 डैश प्लस JX2. दिस इज R2 डैश बाई X प्लस JX2 डैश. और इससे जो करंट फ्लो कर रहा था दिस इज I2 डैश. इसी करंट को मुझे कैलकुलेट करना था. क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आना चाहिए. चलो, तो I2 डैश निकाल लेते हैं यहां से. I2 डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी तुम्हारी VTH डिवाइडेड बाई दिस इज नथिंग बट द ZTH एंड दिस. अच्छा, रेजिस्टेंस अच्छे सब सीरीज में लगे हुए हैं, तो दिस इज नथिंग बट द RTH प्लस XTH प्लस R2 डैश डिवाइडेड बाई S प्लस JX2 डैश. डैश नहीं भूलिएगा. एग्जैक्ट वाले में हम जो है स्टेटर के पैरामीटर कंसीडर, तो सारे पैरामीटर स्टेटर की साइड पे हैं. रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं. तो यहाँ से करंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा I2 डैश. देखिए मैं डैश खुद ही भूल जा रहा था. I2 डैश दिस इज VTH डिवाइडेड बाई दिस इज RTH प्लस R2 डैश बाई S प्लस JX2
एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश। अच्छा, हमें तो केवल मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो भाई मैग्नीट्यूड लिख देता हूं भाई मैं, आई टू डैश। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यहां देखो बाहर हटा दिया, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। तो ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड होगा तो अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर, दैट इज वीटीएच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, फार्मूला याद होना चाहिए, आर टी एच प्लस आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द करंट का मैग्नीट्यूड। एक बार करंट का मैग्नीट्यूड आ गया, आप अपनी बेसिक टॉर्क इक्वेशन में रख दीजिए, तो एग्जैक्ट फार्मूला आ जाएगा आपका, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डिजाइन पैरामीटर, जो पैरामीटर दिए होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन क्या थी, जो बेसिक टॉर्क की इक्वेशन थी, लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो एग्जैक्ट इक्वेशन थी, 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू आई टू डैश का होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस। ये आपकी एग्जैक्ट बेसिक टॉर्क इक्वेशन थी, दिस इज द एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट बेसिक टॉर्क इक्वेशन में जब आप आई टू डैश की वैल्यू रखेंगे तो एग्जैक्ट आपके टॉर्क की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन, दिस इज द एग्जैक्ट बेसिक टॉर्क इक्वेशन। यही करते थे हम लोग स्टेप नंबर 4, अप्रोक्सीमेट में भी ऐसे ही किया था। दिस इज द एग्जैक्ट बेसिक टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। नाउ दिस इज, यहां पर वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन आएगी जब स्टेटर के पैरामीटर को हम लोग कंसीडर करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस। और बेटा मैं करंट आई टू डैश की वैल्यू रख रहा हूं, बेटा मैं देख के नहीं लिख रहा हूं, मुझे याद है, देखिए, वीटीएच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर टी एच प्लस आई टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस। और इसका जब होल स्क्वायर आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी जब स्टेटर के पैरामीटर भी कंसीडर किए हैं, 180 डिवाइडेड बाई 2ns इंटू वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आरटीएच। यहां पर देखो होल स्क्वायर है तो ये रूट स्क्वायर रूट हट जाएगा, वीटीएच प्लस आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश, दिस इज x2, this is x2 square into r2 dash by s. This is the exact electromagnetic torque equation. और ये बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वेशन है किसके स्लिप के लिए वैलिड है, फॉर ऑल द स्लिप बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 1, 0 से 1 के बीच में किसी भी स्लिप के लिए अगर आप क्या करना चाहते हैं, टॉर्क निकालना चाहते हो, तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। और ये इक्वेशन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की इक्वेशन है जब स्टेटर और रोटर दोनों के पैरामीटर को कंसीडर किया, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट, so you can be take it here, एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन। और ये इक्वेशन आपकी वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल द स्लिप रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, रेंजिंग फ्रॉम दैट इज फ्रॉम, जो स्लिप है 0 से 1, इस सारी रेंज के लिए अगर आपको स्लिप मालूम है, उस स्लिप को रख दीजिएगा तो उस स्लिप के करस्पॉन्डिंग आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की कितनी इक्वेशन आएगी वो आज इसको लिख लीजिए। अब हम लोग जो है फुल लोड टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलो, तो ये आपकी एग्जैक्ट टॉर्क इक्वेशन है। इससे पहले जो मैंने आपको टॉर्क इक्वेशन बताई थी, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस एस इंटू ई टू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू स्क्वायर प्लस आर टू विल बी देयर। ठीक है, वो इक्वेशन लगानी जब केवल रोटर के पैरामीटर दिए हो। सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, ये रिवीजन वीडियो तो सारे ही अपलोड है भाई, जितने भी वीडियो पढ़ाए सारे अपलोड हैं, आप जाके जो है देख सकते हैं, जो है यूट्यूब पे चैनल पे देखिएगा, ऐप में नहीं मिलेंगे आपको जो है। ठीक है, हर चीज आपको जो है चैनल पे ही मिलेंगी, जो भी चीजें हैं। ठीक है, यूट्यूब द इंजीनियर के चैनल पे यू कैन बी टेक इट हियर। ठीक है, ये इक्वेशन आपको तब लगानी है जब स्टेटर के पैरामीटर भी आपको दिए होंगे। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहला टॉर्क डालिए, दैट इज फुल लोड टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी जब स्टेटर के भी पैरामीटर दिए होंगे। ठीक है, देखो, फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क, पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर हम लोग निकालने जा रहे हैं फुल लोड टॉर्क, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीएफएल। टीएफएल फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीएफएल से। ठीक है, अच्छा फुल लोड टॉर्क क्या होता है? हाँ, फुल लोड टॉर्क, पिंटू मैं तुमको जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। फुल लोड टॉर्क का मुझे बताओ क्या होगा? फुल लोड टॉर्क क्या होता है? अपनी तरफ से खोल लो वाइस, फुल लोड टॉर्क बताओ। जब सर लोड को रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट पर ऑपरेट किया जाता है तो उस समय जो टॉर्क ऑपरेट होता है फुल लोड टॉर्क कहलाता है। हाँ नहीं, अच्छा यहाँ पर जो है तुमने रेटेड वोल्टेज का तो नामो निशान है, वी1 तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि वी1 इंक्लूड हो गया है वीटीएच के अंदर। आरटीएच जो आपका जो है, जो रेटेड करंट है, करंट की भी इक्वेशन नहीं, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन वोल्टेज, क्योंकि हम जो है जब मशीन में जो है एक्साइटेशन देते हैं तो करंट आता है, तो मैंने जो करंट है उसको भी वोल्टेज के टर्म में, तभी वीटीएच का स्क्वायर आ गया। तो अब जो है यहाँ पर आप देखोगे कि दैट इज नथिंग बट द स्लिप ही एक वेरिएबल पैरामीटर, मोटर डिजाइन होने के बाद स्लिप ही वेरिएबल पैरामीटर होता है। तो आप बोलेंगे जिस समय जो है आपका जो है फुल लोड के समय जो स्लिप होती है वो फुल लोड स्लिप होती है, और जो स्पीड होती है वो फुल लोड स्पीड होती है। तो दैट इज नथिंग बट द आपका, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कैलकुलेट करूं किस स्लिप पे? फुल लोड स्लिप पे। स्पीड उस समय कितनी होगी? फुल लोड स्पीड। उस समय वोल्टेज कितना अप्लाई किया होगा? रेटेड वोल्टेज। करंट कितना अप्लाई किया होगा? रेटेड करंट। तो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एट द स्लिप इज इक्वल टू फुल लोड स्पीड इज इक्वल टू फुल लोड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट। उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड द फुल लोड टॉर्क। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैं स्लिप की जगह क्या रख दूंगा कि स्लिप पे कैलकुलेट कर लो। अगर मैं एस इज इक्वल टू फुल लोड के समय स्लिप कितनी होती है? एसएफएल। तो जिस समय स्लिप की वैल्यू एसएफएल है उस समय जो टॉर्क होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आएगी किस स्लिप पे? फुल लोड स्लिप पे। वही आपका जो है कौन सा टॉर्क कहलाएगा? फुल लोड टॉर्क। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो अनलॉक कर लो बेटा जो है अपनी तरफ से। ठीक है, चलो, तो मैं लिखने वाला हूं
आपका फुल लोड टॉर्क कुछ नहीं होता है, फुल लोड टॉर्क, फुल लोड टॉर्क जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीएफएल से, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एट किस स्लिप में, एट स्लिप इज इक्वल टू एसएफएल। जब आपकी स्लिप की वैल्यू कितनी है, फुल लोड स्लिप के बराबर है, उस समय जो इस स्लिप पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू होगी वही आपका फुल लोड टॉर्क। स्लिप होगा फुल लोड स्लिप के बराबर, जो स्पीड होगी फुल लोड के समय, जो रोटर किस स्पीड से रोटेट कर, रोटर की जो स्पीड होगी दैट इज फुल लोड स्पीड। इस समय जो वोल्टेज होगा, व्हाट इज द वोल्टेज, दैट सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट द रेटेड वोल्टेज, एंड करंट इज नथिंग बट इक्वल टू रेटेड करंट। आपकी मशीन रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट और फुल लोड स्लिप के, जिस समय आपकी जो मशीन है वो फुल लोड स्लिप पे चल रही होगी, ठीक है, जिसमें फुल रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट और स्लिप की वैल्यू जब फुल लोड स्लिप होगी उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वही आपका फुल लोड टॉर्क है। तो मैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ किस स्लिप पे, फुल लोड स्लिप पे। फुल लोड स्लिप पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू वही आपका फुल लोड टॉर्क है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के आपको फार्मूला मैंने बताया है, कितना है, 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस, दैट इज VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस J, या फिर दिस इज प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इनटू R2 डैश बाई S। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए किस समय, एट, जब स्लिप की वैल्यू कितनी है, फुल लोड। फुल लोड टॉर्क जिस समय डेवलप हो रहा है उस समय स्लिप की वैल्यू फुल लोड स्लिप के बराबर होगी। तो बस कैलकुलेट कर डालो, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से फुल लोड टॉर्क आपका कैलकुलेट हो जाएगा। फुल लोड टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस। देखो, मैं हमेशा इसी इक्वेशन को याद रखता हूँ, इस इक्वेशन को याद रखता हूँ। मैक्सिमम टॉर्क भी निकालना हो तो मैं मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन नहीं याद रखता हूँ, मैं एग्जैक्ट यही इक्वेशन याद रखूंगा और इसमें बस उस समय की स्लिप रख दे। मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो मैक्सिमम टॉर्क के समय की स्लिप रख देंगे तो आपका मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आप इस इक्वेशन को एग्जैक्ट वाले में इसको याद रखिए। बाकी आपको जब रोटर के पैरामीटर तो वो सारी इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका जो है क्वेश्चन हो पाएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रोटर की पैरामीटर वाला क्वेश्चन आता है जेई लेवल पे, ठीक है। नाउ दिस इज 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2 डैश, स्लिप की वैल्यू कितनी है, फुल लोड स्लिप, होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश डिवाइडेड बाई फुल लोड स्लिप। नाउ दिस इज नथिंग बट द फार्मूला ऑफ फुल लोड टॉर्क। ये आपके फुल लोड टॉर्क का फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला है फुल लोड टॉर्क का, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर फुल लोड टॉर्क, एग्जैक्ट फार्मूला, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं, उसका डाटा तो मैं उसी का उठा रहा हूं और उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है वो देख लेते हो। तो मैं कट कर लेता हूँ, फिर से लिख नहीं रहा हूं। ये क्वेश्चन था, ये भी कॉमन डाटा क्वेश्चन है, जब भी जरूरत होगी तो मैं इसी को यूज करूंगा, इसी डाटा को।
कैलकुलेट द फुल लोड टॉर्क, calculate the full load torque if the full load slip is 4%। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं। आपके पास एक 3 फेज इंडक्शन मशीन है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 4 पोल स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, जिसके पैरामीटर दिए हैं। और देखिए स्टेटर का डाटा दिया हुआ है और रोटर के जो पैरामीटर है वो स्टेटर से रेफर्ड करके दिए हैं, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि फुल लोड टॉर्क कैलकुलेट करना है, यदि फुल लोड स्लिप कितनी थी 4%। तो ये देखिए जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने फुल लोड के समय स्पीड दी थी, तो स्लिप आपकी कितनी आई थी, स्लिप आई थी आपके पास जो है 4% ही आई थी। और वहां पर जब मैंने टॉर्क निकाला था तो आया था टॉर्क 270। तो सेम चीज है, इस बार मैंने स्पीड की जगह स्लिप दे दी, 4% दी है, तो टॉर्क उतना ही आना चाहिए फुल लोड के समय, ठीक है। देखते हैं कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूले से आता है कि नहीं आता, देखिएगा। चलिए अब देखो स्टेटर के पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो कैलकुलेट करने स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, लिख लिया क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिख लिया? चलो आ जाओ। तो आप देखेंगे भाई आपको फुल लोड टॉर्क निकालना है। फुल लोड टॉर्क का फार्मूला है, जब स्टेटर के पैरामीटर भी दिए हैं। फुल लोड टॉर्क का फार्मूला होता है, फुल लोड टॉर्क इज नथिंग बट द 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S, ठीक है। ये फार्मूला होता है। सबसे पहले आप देखेंगे भाई जो है R2 तो आपको दिया है, स्लिप भी दिया है, फुल लोड स्लिप है ना, तो स्लिप की वैल्यू फुल लोड स्लिप रख दीजिए, SFL फुल लोड टॉर्क निकालना है, तो स्लिप क्या होगी, फुल लोड स्लिप, ठीक है। देखो सारी चीजें दी है, तो हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, VTH RTH और XTH निकालने वाले हैं। और बेटा इन VTH RTH XTH के लिए V1 बाई अल्फा, R1 अल्फा, X1 अल्फा, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अल्फा निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं गिवन पैरामीटर लिख देता हूं पहले क्या क्या जरूरत है। देखो NS तो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, कितने पोल की मशीन है, 4 पोल की मशीन है, ठीक है। 50 हर्ट्ज सप्लाई थी, 50 हर्ट्ज, तो सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी 120 F डिवाइडेड बाई P से, दैट इज 1500 आरपीएम। ये आ जाएगी 1500 आरपीएम। ये सब डाटा रख दीजिएगा, पोल की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है दैट इज नथिंग बट द, आपको अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको VTH निकालना पड़ेगा। अच्छा यहां लिख देता हूं क्या क्या दिया भी है। R1 की वैल्यू आपको दी है 0.15, देखते जाइएगा आपको जो दिया है, R1 की वैल्यू इतनी दी है। फिर R2 डैश भी दिया हुआ है बेटा, R2 डैश दिया 0.12, X1 और X2 डैश आपको बराबर दिए हुए हैं, ये कितने दिए हुए, जैसे 0.45 दिया हुआ है। फुल लोड स्लिप परसेंटेज में आपको दी है बेटा, फुल लोड के समय, हाँ द फुल लोड स्लिप 4%, परसेंटेज में दी 4%, लेकिन यहाँ तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो फुल लोड स्लिप की बेटा वैल्यू आपको दी है 0.04, ये दिया हुआ है, ठीक है। नाउ दिस इज, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है, बस ये तीन चीजें निकालनी, VTH RTH एंड XTH। VTH का फार्मूला होता है V1 इंटू अल्फा, RTH का फार्मूला होता है R1 इंटू अल्फा, और XTH का फार्मूला होता है X1 इंटू अल्फा। तो सबसे पहले तो अल्फा निकालने वाले, देखिए इन तीनों में सबसे पहले आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा इज इक्वल टू था, अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इज XM डिवाइडेड बाई X1 प्लस XM। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। सबसे पहले अल्फा निकाला जाएगा।
अल्फा के लिए सारा डाटा आपको दिया है, एक्सएम आपको दिया है बेटा, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं, एक्सएम भी आपको दिया हुआ था, एक्सएम दिया है 28.5, ये दिया हुआ। तो देखो एक्सएम दिया, एक्स1 और एक्सएम दिया, तो अल्फा निकल आएगा, वैल्यू निकाल लेता हूँ। 28.5 डिवाइडेड बाई, दिस इज x1 है 0.5 प्लस 28.5, और जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आती है 0.984। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सबसे पहले अल्फा ही कैलकुलेट करना। हाँ 0.984, अंशिता बिल्कुल सही। ये आने के बाद आपको वीटीएच निकालना पड़ेगा। वीटीएच है V1 इंटू अल्फा, और V1 क्या था, सप्लाई वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज था, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज, लेकिन सप्लाई वोल्टेज की कौन सी वैल्यू रखनी थी, लाइन वोल्टेज की फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज रखना था। क्वेश्चन में आपको जो है, जो एक्साइटेशन आपको दिया 400 वोल्ट, लेकिन आप देखेंगे 3 फेज मशीन में लाइन वोल्टेज होता है, ये लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज आपने निकाला था √3 से, क्योंकि स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, स्टार कनेक्शन। तो अगर आपको लाइन वोल्टेज मालूम है, फेज वोल्टेज निकालना है, तो √3 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं, दैट इज सप्लाई वोल्टेज का लाइन वोल्टेज आपको दिया हुआ है 400 वोल्ट, स्टार कनेक्शन है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3, तो 400 डिवाइडेड बाई √3, और ये आपने निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये 230.9 वोल्ट के आसपास आ रहा था, 9 वोल्ट के आसपास आ रहा था। ठीक है, चलो वीटीएच निकालते हैं। V1 की वैल्यू तुम्हें मालूम है 230.9 गुणे अल्फा की वैल्यू तुमने अभी अभी निकाली है, ये निकाली है 0.984। तो यहां से तुम्हारा जो है वीटीएच कैलकुलेट हो जाएगा 227.3 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद तुम्हें दूसरी जरूरत है, दैट इज आरटीएच की। आरटीएच कितना है, R1 इंटू अल्फा, R1 है 0.15, अल्फा की वैल्यू 0.984, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आती है 0.147 ओम। ठीक है, नाउ दिस इज XTH। XTH इज x1 इंटू अल्फा। x1 तुमने निकाला हुआ है, दिस इज नथिंग बट द 0.45, अल्फा की वैल्यू 0.84, दिस इज नथिंग बट द 0.443 ओम। सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, सारी चीजें बेटा कैलकुलेट हो गई, बस फार्मूले में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। So now that is full load torque is nothing but the 180 divided by 2 pi ns। ns क्या है, सिंक्रोनस स्पीड 1500 आदमी। वीटीएच स्क्वायर, वीटीएच स्क्वायर आ जाएगा 227.3 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज आरटीएच की वैल्यू 0.147 प्लस R2 बाई एस, उसको भी लिख देता हूं यहां पर, क्यों बार बार निकालना पड़े। R2 बाई एस, R2 था 0.12 डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू कितनी है, 4% स्लिप थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। तो दिस इज नथिंग बट द 3। ठीक है, या फिर आपको दिक्कत है तो यहीं पर लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने उसको कैलकुलेट करके लिख दिया है, स्क्वायर प्लस XTH, XTH है 0.443 प्लस X2 डैश, X2 डैश है 0.45 का होल स्क्वायर, और बेटा R2 डैश बाई एस जो आपने निकाला हुआ है तीनों, इसका होल स्क्वायर। और बेटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आपके पास आता है 277, वैसे आता तो है 276.62, लेकिन दिस इज अप्रॉक्सीमेट इतना न्यूटन मीटर, क्योंकि हमने पॉइंट में सारी वैल्यू नहीं ली, सारी वैल्यू लेंगे तो एग्जैक्ट इतना ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और कैसे कैसे कैलकुलेट करने। नेक्स्ट जो हम लोग पैरामीटर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सेकंड इज नथिंग बट द मैक्सिमम टॉर्क। अगर आपको स्टेटर और रोटर सारे पैरामीटर दिए हैं तो आपके मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला क्या होने वाला है।
हेडिंग डालिए मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क को आप कई सारे नाम से भी जानते हैं। पुल आउट टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेकिंग टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं। जब स्टेटर रोटर के पैरामीटर दिए होते हैं, दोनों पैरामीटर दिए होते हैं, तो मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन क्या आती है, ठीक है। अब डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता क्योंकि आपका मेंस खत्म ही हो गया है, तो आपको फार्मूला थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो हम पहला चीज कैलकुलेट करने वाले कि मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप में ऑकर होता है उस स्लिप को बोलते हैं एस टी मैक्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है। एस टी मैक्स वो स्लिप होती है जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क ऑकर होता है। मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पे ऑकर होता है उस स्लिप को रिप्रेजेंट करते हैं एस टी मैक्स, ठीक है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क। तो लिख रहा हूं दैट इज कैलकुलेशन ऑफ, जो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्लिप corresponding to मैक्सिमम टॉर्क, मतलब टी मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो स्लिप होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस टी मैक्स। एंड क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ टी मैक्स। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है जब स्टेटर रोटर सभी के पैरामीटर दिए होते हैं। तो एस टी मैक्स, जब आपका जो है स्टेटर के पैरामीटर नहीं दिए होते तो एस टी मैक्स का फार्मूला था आर टू डिवाइडेड बाई एक्स टू, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और जब केवल रोटर के पैरामीटर दिए होते हैं तो जो मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला होता है वो होता है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस, दैट इज डिवाइडेड बाई E2 नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x2 विल बी देयर। ये फार्मूला होता है मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन जब दोनों पैरामीटर दिए होते हैं स्टेटर रोटर के, तब आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है और एसटी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है वो निकालना है, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी लगा। दोनों से सेम ही कंडीशन आते हैं, तो मैं दोनों के फिगर बना रहा हूँ, कंडीशन एक ही जगह लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं कि भाई आपके पास, आपको इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये आपका टॉर्क की वैल्यू थी, ये आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो किस स्लिप में आप देखेंगे केवल वेरिएबल पैरामीटर स्लिप है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि स्लिप की किस वैल्यू के लिए टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आप क्या करेंगे, आप इस टॉर्क की इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में और जीरो के बराबर कर देंगे। वहां से स्लिप की वैल्यू आ जाती थी। या फिर मैंने एक कंडीशन भी बताई थी, कंडीशन बोल या फिर स्लिप, बात एक ही होती थी कि आपने जब जो है केवल रोटर के पैरामीटर कंसीडर करते थे, तो जब आपका R2/S बराबर हो जाता था X2 नॉट के बराबर, R2/S इज नथिंग बट इक्वल टू X2 नॉट, उस समय मैक्सिमम टॉर्क क्या होता था आपकी मशीन के अंदर डेवलप होता था। यहां से हम स्लिप की वैल्यू निकाल लेते थे जब स्लिप की वैल्यू कितनी होती, R2 डिवाइडेड बाई X2 नॉट होती थी, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन लिखे और कंडीशन से स्लिप को निकालते थे, ठीक है। कंडीशन, उस कंडीशन अगर आप R2/S की वैल्यू जिस में कितनी हो जाए, X2 नॉट के बराबर हो जाए, उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता था वही आपका मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू के बराबर है, या फिर मैक्सिमम टॉर्क को रिप्रेजेंट करता था। तो उस कंडीशन पे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को निकालो, फिर स्लिप की वैल्यू पे निकालो, दोनों सेम आंसर। मैंने दोनों तरीके बताए थे, इसलिए आज मैं कंडीशन ही पहले निकालूंगा क्योंकि कंडीशन एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं for the calculation of the Tmax, for the calculation of Tmax, केवल वेरिएबल पैरामीटर स्लिप है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ Tmax आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, स्लिप के रिस्पेक्ट में, और किसके बराबर कर दीजिए, यहां से स्लिप की वैल्यू आ जाएगी कि जिस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा उस समय स्लिप कितनी होगी, और उस स्लिप पे जब हम टॉर्क निकालेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क आ जाता था, ठीक है। ये मेरी बात क्लियर है, समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको यहाँ पर जो है दैट इज D/TS, और बेटा एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने तो एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन रखनी पड़ेगी। एग्जैक्ट टॉर्क की इक्वेशन थी 180
डिवाइडेड बाई 2π/ns इंटू VTH² डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2-x का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस H2- का होल स्क्वायर इंटू R2-s इक्वल टू 0। यहां से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर दूसरा एक तरीका बता, मैं दोनों कंडीशन अभी नीचे लिख दूंगा, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ड्राइव करने में 1 घंटा लगेगा, कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। या फिर और दूसरा तरीका क्या था, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड नंबर 2 क्या था, दैट इज मेथड नंबर 2 क्या था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज कर सकते थे बाय यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, ध्यान से देखिए जरा, हेलो, मैक्सिमम टॉर्क, हेलो, टॉर्क की मैक्सिमम टॉर्क, अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, जो रोटर इनपुट पावर है वो भी मैक्सिमम, रोटर इनपुट पावर मैक्सिमम होने का मतलब कि R2/s जो रजिस्टर है वही जो पावर कंज्यूम करता है वही रोटर पावर होती है। तो अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो रोटर पावर भी मैक्सिमम होगी, रोटर पावर मैक्सिमम कब होगी, जब R2/s इस रजिस्टर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, या फिर R2/s जो रजिस्टर है ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करे, ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने को इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए। तो मैं सर्किट बना देता हूं, जब स्टेटर रोटर के पैरामीटर को कंसीडर किया है तो आपने थेवेनिन मॉडल बना रखा है, ठीक है। थेवेनिन मॉडल कैसे, एग्जैक्ट यूज करो, एग्जैक्ट में आपको दिक्कत होगी तो थेवेनिन मॉडल बनाने वाले ध्यान से देखिएगा, ये आपका थेवेनिन मॉडल था। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां से कंडीशन आ जाएगी, वहां से स्लिप निकाल लेंगे। नाउ दिस इज थेवेनिन मॉडल। Now this is nothing but the RTH, JXTH, this is VTH, R2-s, and this is JX2, this is JX2। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर या फिर मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपके रोटर की पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, रोटर की पावर मैक्सिमम होने का, रोटर की पावर क्या होती है R2-s। मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होने के लिए R2-s कंज्यूम्स फॉर Tmax, मैक्सिमम टॉर्क के लिए R2/s रजिस्टर कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। ये जो रजिस्टर है ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करना चाहिए, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करने के बाद दैट इज कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर, दैट इज सो दैट अगर इसको मैक्सिमम पावर कंज्यूम करनी है तो इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी होनी चाहिए, सो दैट मैक्सिमम पावर इज transferred to this register, this रजिस्टर, इस रजिस्टर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर भी होनी चाहिए। अच्छा, मैक्सिमम पावर अगर लोड में ट्रांसफर, इस रजिस्टर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी है तो बेटा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते तो ये मेरा लोड इंपीडेंस हो जाएगा, बाकी सबको सोर्स में भेजते तो मैं इसको, अगर इसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है तो ये मेरा लोड इंपीडेंस हो गया, बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे सोर्स इंपीडेंस। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं समझाने के लिए, ठीक है। आप मैक्सिमम पावर के लिए सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं, मॉडिफाइड सर्किट, तो दिस इज, मैं इस सर्किट को मॉडिफाइड किए दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम जिस भी एलिमेंट में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी होती थी वही मेरा लोड इंपीडेंस, तो उसको केवल लोड इंपीडेंस के टर्मिनल को टारगेट टर्मिनल मानते, तो उसको छोड़ के जितने भी हमारे पैरामीटर होते तो सोर्स में, तो मैंने इसको सोर्स में बना दिया।
दिस इज VTH, RTH, ZXTH एंड दिस इज JH2 डैश। इसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। इस पे आपको मैक्सिमम, इस पे बना सकते हैं ना, इसमें आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। और बेटा एसी का केस है, एसी के केस में सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होती थी जब लोड का इंपीडेंस सोर्स के इंपीडेंस के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होता था, या फिर व्हेन द लोड इंपीडेंस इज इक्वल टू सोर्स इंपीडेंस, या फिर आप देखें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द, या फिर आप देखेंगे केवल रजिस्टर है ना, जब सोर्स में केवल रजिस्टर होता था तो बेटा आपका जो फार्मूला था RL इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज RS स्क्वायर प्लस सोर्स के रिएक्टेंस का स्क्वायर, यही होता था। अब जाके आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पढ़ेंगे तो अगर केवल लोड में केवल और केवल रजिस्टिव पैरामीटर है, जिस लोड रजिस्टर की वैल्यू होती थी दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट इज टोटल सोर्स का रेजिस्टेंस, टोटल सोर्स का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस टोटल सोर्स के रिएक्टेंस का स्क्वायर, यही होता था। टोटल सोर्स का रेजिस्टेंस कितना है RTH, टोटल सोर्स का रिएक्टेंस कितना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे RTH प्लस RH2 डैश। ठीक है, तो यहां से जब आप निकालेंगे तो आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन आ जाएगी दैट इज आपका मैक्सिमम टॉर्क तब डेवलप होगा जब R2 डैश बाई S इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप इन द मशीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो पिंटू? ये कंडीशन सर ने लिखाई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। जब R2 डैश बाई S की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, तब आपकी मशीन इंडक्शन मशीन में मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। या फिर जैसे मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा है उस समय स्लिप भी निकाल सकते हैं, स्लिप की वैल्यू कितनी आएगी यहां से स्लिप भी निकाल सकते हैं। दिस इज द कंडीशन, लिख रहा हूं दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन when the maximum torque is developed, when the maximum torque is developed, जब आपकी मशीन में मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा, मतलब जब R2 डैश बाई S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब आप R2 ये वेरिएबल पैरामीटर स्लिप को बदलते जाएंगे तो ये जब चेंज होते होते जब किसके बराबर हो जाएगा, R2 डैश बाई S की वैल्यू जब बराबर हो जाएगी RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश के होल स्क्वायर के बराबर, उस समय आपकी मशीन के अंदर इंडक्शन मशीन में मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। और जिस समय मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा है उस समय स्लिप निकाल सकते हैं, स्लिप की वैल्यू हो जाएगी R2 डैश होल डिवाइडेड बाई RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। और बेटा ये स्लिप किस समय की है, जिस समय मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो रहा है। जिस समय मैक्सिमम टॉर्क डेवलप हो उस समय की स्लिप को हम S से नहीं रिप्रेजेंट करते, रिप्रेजेंट करते हैं ST मैक्स से। तो ST मैक्स की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी। दिस इज द स्लिप एट विच, चाहे ऊपर से निकालो, हेलो ऊपर से जब मैं डिफरेंशिएट करता ना, ऊपर से डिफरेंशिएट स्लिप की वैल्यू इतनी ही आती, इसलिए मैंने एक ही बार लिख रखा है, ठीक है, दोनों को ड्राइव नहीं किया। तो अगर आपसे पूछा अच्छा एस्टीमेट जब केवल रोटर के पैरामीटर कंसीडर करते तो होता था R2 डिवाइडेड बाई X2 नॉट, लेकिन जब स्टेटर रोटर दोनों के पैरामीटर कंसीडर करेंगे तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑकर, उस स्लिप की वैल्यू होती है R2 डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर। ये आपकी स्लिप का फार्मूला होता है जिस समय मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, उस समय स्पीड कितनी होगी मैक्स, अच्छा ये सारे पैरामीटर आपको दिए होंगे, देखो मैंने बताया था RTH आप निकाल लेंगे, XTH आप निकाल लेंगे, X2 डैश दिया होगा, R2 डैश दिया होगा, स्लिप आ जाएगी। स्लिप आने के बाद मैक्सिमम टॉर्क हमें लिख देता हूं, दिस इज नथिंग बट द स्लिप एट व्हिच द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑकर्स, लिख दे रहा हूं, दिस इज द स्लिप
slip at which the maximum torque is occur. ये स्लिप है, याद रखिएगा ये फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ये फार्मूला तभी लगाना है, वैसे आपके लेवल में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पीड, जिस समय मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा उस समय जो स्पीड होगी रोटर की स्पीड, फार्मूला हो जाएगा ns 1 माइनस st मैक्स। दिस इज द रोटर स्पीड एट विच या फिर एट मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप, दिस इज द रोटर स्पीड। रोटर स्पीड when T max is developed, maximum torque is developed in the machine when इंडक्शन मशीन। अब मैक्सिमम टॉर्क कितना डेवलप होगा उसकी वैल्यू भी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि अब भाई एस टी मैक्सिमम टॉर्क के दौरान स्लिप मान, तो इस स्लिप पे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस स्लिप में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आएगी वही आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, किस कंडीशन के अंदर कर, जब R2 डैश बाई एस की वैल्यू कितनी है इतनी, मतलब आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में जब भी R2 डैश बाई एस है उसकी जगह इतना रख दो भाई, वही चीज तो इस स्लिप में निकालो, या फिर R2 बाई एस की वैल्यू निकाल दो तो यही आएगी, ठीक है। बात एक ही है, मैं आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करके बता चुका था, तो मैं लिख देता हूँ। अब मैं मैक्सिमम टॉर्क कितना डेवलप होता है जब स्टेटर रोटर दोनों के पैरामीटर कैलकुलेट कंसीडर किए जाते हैं उसकी वैल्यू लिखने जाते हैं, देखो ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क क्या है? मैक्सिमम टॉर्क इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करिए अंडर द कंडीशन जब R2 डैश बाई एस, हेलो, जब R2 डैश बाई एस बराबर हो जाए अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। जब आपका जो है R2 डैश बाई एस की वैल्यू इतने के बराबर हो जाएगा उस समय आपकी मशीन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा, उस समय आपकी मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वही आपको किसको बताएगा? मैक्सिमम टॉर्क बताएगा। अगर मैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को इस कंडीशन में कैलकुलेट करूं, मतलब जब R2 डैश बाई, मैंने बताया कि जिस समय आपका मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा उस समय R2 डैश बाई एस की वैल्यू इतनी होगी, तो जब आपका जो है R2 डैश बाई एस इतना हो जाएगा उस समय आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो आपके मैक्सिमम टॉर्क को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। या फिर मैक्सिमम टॉर्क इज नथिंग बट द जब R2 डैश बाई एस इतना हो जाएगा उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वही आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कैलकुलेट कर रहा हूं किस कंडीशन के अंदर, जब R2 डैश बाई एस की वैल्यू इतनी है, जब R2 डैश बाई एस की वैल्यू इतनी है उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आएगी वही आपका कौन सा टॉर्क होगा? वही आपके किस टॉर्क की वैल्यू? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू। तो चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कितना था? फार्मूला था 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns, दैट इज VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस, चलो यहां नीचे लिख देता हूं क्योंकि आ नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क इज नथिंग बट द, आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए किस कंडीशन में, जब R2 डैश बाई एस, तो R2 डैश बाई एस जब इतने के बराबर हो जाएगा उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू आएगी वही आपके किसकी वैल्यू है? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns। या फिर स्लिप से भी निकाल सकते हैं, मैं बता चुका हूं इसलिए मैं इतना जोर नहीं दे रहा हूं। VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2 डैश बाई एस का होल स्क्वायर
प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉर्क को कब कैलकुलेट करना है, जब आर टू डैश बाई एस कितना हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश के होल स्क्वायर। तो बस कैलकुलेट कर लो, जब आर टू डैश बाई एस की वैल्यू इतनी, तो बस आर टू डैश बाई एस की वैल्यू यहां पर रख दो, और रखने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉर्क की जो भी वैल्यू आएगी वही आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है। 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस, 2 पाई एन एस। नाउ दिस इज VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH। आर टू डैश बाई एस की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस की वैल्यू इतनी रख देते हैं, अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। हेलो देखो, यहां पर दिस इज ए प्लस दिस इज बी, ठीक है, ये ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको भी आप ओपन कर लीजिएगा या फिर इसको रहने दीजिएगा, उसके बाद कुछ कॉमन वॉमन आएगा और फिर कैल्शियम लेके कट कुट जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, 3-4 स्टेप बाद में इसको सॉल्व, यानी मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करने के बाद फाइनल एक्सप्रेशन ही आ जाएगा, जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आती है जब आप स्टेटर और रोटर दोनों के पैरामीटर कैलकुलेट। यहां मैं सारे स्टेप नहीं लिख रहा क्योंकि स्टेप काफी बढ़ जाएंगे। ए प्लस बी, ये इस पूरे को ए मानिएगा, इस पूरे को बी मानिएगा, इसके होल स्क्वायर को ओपन करिएगा, उसके बाद कॉमन नंबर लीजिएगा, सारी चीजें करेंगे, ऊपर से सब कट कुट आ जाएंगे, और कटने के बाद जो फार्मूला आएगा मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आएगी जब स्टेटर रोटर तो सभी के पैरामीटर है, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू दिस इज नथिंग बट द 0.5, अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे कि तुम्हें क्लियर है, VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है मैक्सिमम टॉर्क की। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आती है मैक्सिमम टॉर्क की। मैं लिख दे रहा हूं बाय सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ जाती है। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप इन द इंडक्शन मशीन व्हेन द स्टेटर एंड रोटर बोथ द पैरामीटर आर कंसीडर्ड। यहां पर स्क्वायर नहीं है, याद रखिएगा, ये स्क्वायर नहीं है कि आप यहां स्क्वायर रगड़ दें, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये वैल्यू है, ये देखो, ये दो वैल्यू है, वही चीज जो यहाँ पर लिखी है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये सब आएगा, जब आप इसको ओपन ओपन करेंगे तो यही आएगा जो मैंने लिखा हुआ, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा। कि आप सोचेंगे कि सर ने यहाँ स्क्वायर भूल गए, भूला मैं कुछ नहीं, ठीक है। ये आपके मैक्सिमम टॉर्क है, लेकिन ये आएगा कैसे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं सिंप्लीफाई वाले स्टेप खा गया हूँ, ठीक है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, अच्छा देखो, इसको आप याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा।
जो एग्जैक्ट वाला फार्मूला था, ये जो है आपका टॉर्क का फार्मूला मैंने निकला था ना एग्जैक्ट वाला, ये कहाँ गया एग्जैक्ट वाला, ये दूसरा। तो अगर वो आपको याद हो जाता तो अच्छी बात है, याद हो जाएगा वैसे। 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एनएस होता है 0.5 वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस अंडर रूट ऑफ आरटीएच स्क्वायर प्लस वीटीएच, हाँ दैट इज एक्सटीएच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन नहीं याद तो आप क्या करेंगे, एस टी मैक्स निकाल लीजिएगा, और एस टी मैक्स निकालने के बाद यहाँ पर रख दीजिएगा, और रखने के बाद आपका जो है मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो भी स्लिप आपको मालूम है उस स्लिप के करस्पॉन्डिंग अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है, ये किसी भी स्लिप के लिए वैलिड है। अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क के समय की स्लिप मालूम है, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क है उस स्लिप को यहाँ पर आपको रख देना है, रखने के बाद आपके उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला है, ये फार्मूला तभी लगाना है जब आपको स्टेटर और रोटर दोनों के पैरामीटर दिए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखिए स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट तीसरा पैरामीटर है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज टी एस टी, सफिक्स में एस टी, स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टैंड स्टिल के समय जब आपकी जो मशीन जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद तब जब आपकी रोटर की स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। रोटर की स्पीड जीरो होने पर स्लिप की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो दैट इज जब एस की वैल्यू कितनी होगी, 1। स्टार्टिंग स्लिप मालूम है, स्लिप पे अपने टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकाल लो तो वह स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ स्टार्टिंग टॉर्क इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू का जब स्लिप इक्वल टू, स्टार्टिंग समय रोटर की स्पीड जीरो होगी तो स्लिप की वैल्यू 1 होगी, तो स्लिप इक्वल टू 1, मतलब उस समय जो टॉर्क होगा एस इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वही मेरे स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू है। बस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला मालूम है, 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस, दिस इज वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आर टू डैश बाई एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस। किस स्लिप पे कैलकुलेट करना है, एस इक्वल टू 1 पे, एट एस इक्वल टू 1 पे। एस इक्वल टू 1 पे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू निकाल लीजिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू है एस इक्वल टू 1 वही आपका स्टार्टिंग टॉर्क रख, बस स्लिप इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ पर, स्लिप इक्वल टू 1। तो आपके स्टार्टिंग टॉर्क की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर टू डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क। ये स्टार्टिंग टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन है। स्टार्टिंग टॉर्क की एग्जैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन भी करवा देता हूं। सेम क्वेश्चन को उठा लेते हैं। लेकिन बेटा आप, मेरे पास डाटा नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस बार चीजें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कैलकुलेट 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 एसटीमैक्स एसटीमैक्स एनआरटीमैक्स मैक्सिमम टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क, ये आपको कैलकुलेट करना है। यू वांट टू कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर, ये सारे पैरामीटर आपको कैलकुलेट करने हैं।
ठीक है, चलो, यू वांट टू कैलकुलेट सोल्यूशन फॉर दैट। देखो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर देंगे, दैट इज एस टी मैक्स का फार्मूला क्या होता है। एस टी मैक्स का फार्मूला मैंने आपको लिखा था आर टू डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर टी एच स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑफर। सारी वैल्यू आपके पास क्लियर है, मैं लिख देता हूं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, वीटीएच निकाला था हम लोगों ने, आरटीएच भी निकाला था और एक्सटीएच निकाला था। यहां वैल्यू में लिख देता हूं। वीटीएच जो हमने निकाला था V1 इंटू एल्फा से, ये आ रहा था 227.3 वोल्ट। आरटीएच जो हमने निकाला था वो निकाला था 0.143 वोल्ट 3 ओम, या फिर 147 निकाला था, 147 ओम। और एक्सटीएच जो हमने निकाला था वो निकाला था 0.443 ओम, ये निकाला था। ठीक है, आर टू डैश की वैल्यू तुम्हें पहले से मालूम है 0.12, और x2 डैश की वैल्यू भी तुम्हें मालूम है जैसे 0.45। सारी वैल्यू रख दीजिए, तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑकर कैलकुलेट हो जाएगा। 0.12 कैलकुलेट करने के बाद आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं है। 0.147 का होल स्क्वायर प्लस 0.443 प्लस 0.45 इसका होल स्क्वायर। तो स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क इज ऑकर, इसकी बेटा वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू? ये आ रही है बेटा, अंशिता बता रही है कि परसेंटेज में अंशिता बताई है ना स्लिप तुमने, 0.132 मेरे ख्याल से तुमने ये बताई है। पिंटू देख लो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है एसटी मैक्स। हाँ ठीक है, अब जो उसने मुझे डाटा बताया मैंने लिख दिया भाई, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। फिर आप एनआरटी मैक्स भी बता सकते हैं। रोटर की स्पीड व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप, दैट इज ns 1 माइनस एस टी मैक्स। नाउ ये आपके पास 1500 आरपीएम था जो डाटा मेरे पास दिया हुआ था, 1 माइनस 0.132, और ये कैलकुलेट करने पे ये बता रही हैं कि दैट इज ये आ रहा है 1302 आरपीएम। क्या सही है? 1302 आरपीएम आएगा। अब जो इन्होंने लिख दिया वो मैं बता दे रहा हूं। द स्लिप द रोटर स्पीड एट 1300 आरपीएम, मैक्सिमम टॉर्क के समय जो मेरा रोटर है वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, 1302 आरपीएम से। अब मैंने अपने मन से लिख दिया है, ये जो तुम लोगों ने डाटा बताया मेरे पास क्योंकि कैलकुलेट किया हुआ डाटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इलाहाबाद में नहीं हूं, वहां पर मेरे पास डाटा था तो मैं आपको बता देता था। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns इंटू 0.5 इंटू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस अंडर रूट ऑफ RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर। ये आएगा, और दिस इज सारी वैल्यू रख दीजिए। 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई ns की वैल्यू कितनी है 1500 इंटू 0.5 VTH, VTH की वैल्यू अभी ये निकाली थी 227.3 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई RTH। RTH की बेटा वैल्यू निकाली है 0.147, 0.147
प्लस अंडर रूट ऑफ 0.147 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच की वैल्यू 0.443 प्लस एक्स टू डैश की वैल्यू 0.45 का होल स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है बेटा, एस्टीमैक्स या फिर मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, ये कैलकुलेट करके बता दीजिए मुझे तो मैं लिख दूं। कैलकुलेट कर रहा है कोई? बता रहे हो बेटा पिंटू? सारी वैल्यू रख देनी है, आंसर आ जाएगा। चलो यहां पर बात कर लेते हैं। दिस इज नथिंग बट द, एक आपसे पूछा था स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला था 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर टू डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच प्लस एक्स टू डैश का होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश। सारी चीजें रख देते हैं यहाँ पर, सारी चीजें आपको मालूम है। स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू बेटा बताओ अंशिता तुम। पिंटू आपका मैक्सिमम टॉर्क बता रहा है, तुम इसकी जो है स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। एनएस की वैल्यू है 1500, वीटीएच है 227.3 का होल स्क्वायर इन होल डिवाइडेड बाई आरटीएच की वैल्यू है आपके पास, आरटीएच है 0.147 प्लस आरटीएच इतना ही 0.147, आर टू डैश है 0.12 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टी एच है तुम्हारे पास 0.443 प्लस एक्स टू डैश है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 0.12। ये स्टार्टिंग टॉर्क आएगा। जरा वैल्यू मुझे बता दो।
नहीं बता पा रहे हो तुम लोग वैल्यू? देखो मैक्सिमम टॉर्क एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं। एक तो ये तरीका है ही आपके पास। एक और तरीका है मैक्सिमम टॉर्क को कैलकुलेट करने का, और करके वैल्यू बताओ बेटा। यार तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? ये स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू वंशिता ने बताई है। ये वैल्यू आ रही है 135.615 न्यूटन मीटर। ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क आ गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू जो उन्होंने बताई है मैंने लिख दी है। ठीक है, यहां देखो मैक्सिमम टॉर्क निकालने का वो तरीका है कि आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला होता था 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS इंटू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S। ये जो फार्मूला है वो किसकी स्लिप के लिए वैलिड? सारी स्लिप के लिए। जो सी स्लिप आप यहाँ रखें उसके करस्पॉन्डिंग टॉर्क। अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो मैक्सिमम टॉर्क के करस्पॉन्डिंग अगर स्लिप यहाँ पर आप रख देंगे तो आपका मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जो है स्लिप रखेंगे मैक्सिमम टॉर्क के दौरान, जो स्लिप होती है वो ST मैक्स होती है। अगर मैं ST मैक्स के करस्पॉन्डिंग आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कैलकुलेट कराऊं किस स्लिप के ST मैक्स के करस्पॉन्डिंग, तो जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा वो मेरे कौन से टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम टॉर्क को। तो सारी वैल्यू रख देते हैं बेटा। सारी वैल्यू तुम्हें मालूम है 180 डिवाइडेड बाई 2 पाई NS। NS इज नथिंग बट द 1500। VTH की वैल्यू तुम्हारे पास मैंने बताई थी 227.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई RTH है 0.147। ये है तुम्हारे पास 0.12। ST मैक्स तुमने अभी निकाला है 0.132 का होल स्क्वायर प्लस XTH की वैल्यू 0.443। X2 डैश है तुम्हारे पास 0.545 का होल स्क्वायर इंटू R2 डैश की वैल्यू 0.12। और बेटा
एस टी मैक्स की वैल्यू है 0.135, और जब निकालेंगे तो यहां से भी आपका जो है मैक्सिमम टॉर्क उतना ही आएगा जितना ऊपर वाले से निकाले। कितना आ रहा है बेटा पिंटू एस टी मैक्स? नहीं निकाल पाए? अंशिता तुम बताओ। दोनों जगह से सेम वैल्यू आएगी, और डिपेंड करता है कि आप कहां से निकालना चाहते हैं। फार्मूला आपको याद रहता है तो अच्छी बात है। फार्मूले में लोग एग्जामिनेशन में आए स्क्वायर लिख के चले आते हैं, स्क्वायर होता नहीं है, याद रखिएगा। दोनों सेम, जैसे ही आपको एस टी मैक्स आ जाएगा, एस टी मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेट और टॉर्क आता है वही आपका मैक्सिमम टॉर्क होता है। तो मैंने एस टी मैक्स के करस्पॉन्डिंग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉर्क को निकाला। कोई तो कैलकुलेट करके बता दो, नहीं बता पा रहे हो? कितना आ रहा है अंशिता? चलो नहीं बता रहे हो तो फिर तुम लोग अपना नोट करते रहना, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करने के बाद कुछ आएगा, कितना न्यूटन मीटर आएगा पता नहीं। ठीक है, चलो तो फिर इसके आगे कल करते हैं। ये लगभग टॉपिक खत्म हो गया है जो है। कल हम लोग स्टार्टिंग देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इसी जो आपके पास एग्जैक्ट मॉडल्स पे अप्रोक्सीमेट भी कैसे करते हैं तो 15 मिनट में उसको बता दूंगा, तो टॉपिक आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी करवा दूंगा कि जब आपके पास स्टेटर रोटर सभी के पैरामीटर दिए होते हैं तो कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करें कि आपका जो है जो मैक्सिमम टॉर्क है वो कहां पर आपको मिल जाए, स्टार्टिंग में मिल जाए, उसकी कंडीशन भी आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो 15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द स्टार्टिंग मेथड। और स्टार्टिंग मेथड में हम लोग को स्टार्टर के पढ़ना है कि स्टार्टर की क्यों जरूरत होती, क्या जरूरत होती, स्टार्टर की क्यों यूज करते हैं, और कितने प्रकार के स्टार्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टार टू डेल्टा, ये सारी चीजें बता रहे हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं मीटिंग क्लोज करूं। नहीं बता रहे हो तुम लोग वैल्यू? चलो ठीक है, फिर तुम लोग अपना निकालते रहना, ठीक है। अब नहीं बता रहे तो मैं क्या करूं? चलो ठीक है, लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम, लीव कर सकते हैं आप लोग मीटिंग। बता रहा हूं पिंटू। अंशिता बोल रही हैं कि 456.30 आ रहा है। अब जो भी इन्होंने बताया कुछ डाटा लिखना है तो मैं लिख देता हूं। 456.30 न्यूटन, और यहां भी उतना ही आएगा कैलकुलेट करने पे, कोई ऐसा नहीं है। 456.30, ठीक है। इतना उन्होंने बताया, मैंने लिख दिया, हो सकता है ऊपर नीचे हो क्योंकि तुम लोगों को कैलकुलेशन है, लेकिन जो बताया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन में। स्टार्टिंग मेथड क्या, स्टार्टर ही पढ़ना है उसमें मेनली, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे यार स्टार्टिंग करंट की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है और क्यों हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है इंडक्शन मोटर में, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। कल की टाइमिंग में आपको भेज दूंगा जो है। ओके, गुड नाइट।